1932 पुणे यरवड़ा जेल। एक आदमी बिस्तर पर पड़ा है। 5 दिन से पानी की एक बूंद भी नहीं ली। डॉक्टर कहते हैं अगर कल तक ये नहीं टूटा तो ये आदमी हमेशा के लिए चला जाएगा। बाहर पूरा देश सांस रोक कर बैठा है। इस आदमी का नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। लेकिन कुछ ही किलोमीटर दूर एक और इंसान पर पूरे देश का गुस्सा टूट रहा है। उसके पुतले जलाए जा रहे हैं। उसे गद्दार कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसने एक ऐसी मांग रखी थी जिसकी वजह से गांधी जी ने अपनी जान दांव पर लगा दी। उस इंसान का नाम है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। आज स्कूल की किताबों में दोनों के नाम है, सरकारी दफ्तरों में दोनों की तस्वीरें हैं। लेकिन क्या आपको पता है, एक वक्त ऐसा था जब ये दोनों एक दूसरे के सबसे बड़े वैचारिक विरोधी थे। आज की इस वीडियो में हम किसी की पूजा नहीं करेंगे, किसी को विलेन भी नहीं बनाएंगे। हम सिर्फ इतिहास के दस्तावेज, उनके भाषण और उनके फैसले देखेंगे और फिर फैसला आप करेंगे, गांधी सही थे या अंबेडकर। लेकिन वार्निंग दे देते हैं, इस सवाल का जवाब उतना आसान नहीं है जितना आपको स्कूल में बताया गया। वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आखिर में मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट में देना होगा। और अगर आपको असली बिना मिलावट वाली हिस्ट्री पसंद है तो वीडियो शुरू होने से पहले ही सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, क्योंकि आगे जो फैक्ट्स आने वाले हैं वो शायद आपने पहले कभी ना सुने हो। भारत के इतिहास में शायद ही कभी 2 ऐसे लोग हुए हों जिनका सपना एक जैसा था, लेकिन उस सपने तक पहुंचने का रास्ता बिल्कुल अलग। एक तरफ थे मोहनदास करमचंद गांधी। 1869 में गुजरात के पोरबंदर में जन्म। एक ऐसा परिवार जिसे समाज पहले से ही सम्मान की नजर से देखता था। लंदन से बैरिस्टर बने, साउथ अफ्रीका में नस्ल भेद के खिलाफ लड़े और भारत लौटकर अहिंसा और सत्याग्रह को अपना हथियार बनाया। दूसरी तरफ थे डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। 1891 में मध्य प्रदेश के महू में जन्म, एक महार परिवार में जिसे उस वक्त का समाज अछूत कहता था। कहा जाता है स्कूल में उन्हें पानी तक छूने नहीं दिया जाता था। क्लासरूम के अंदर नहीं, बाहर बैठना पड़ता था। सोचिए, एक बच्चा जिसे सिर्फ उसकी जाति की वजह से इंसान नहीं माना जाता, उस बच्चे के मन में समाज के लिए कैसी भावना पैदा होगी। लेकिन यही बच्चा आगे चलकर अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तक पहुंचा। पढ़ाई उनके लिए सिर्फ डिग्री नहीं थी, ये एक हथियार था उस सिस्टम से लड़ने का जिसने उन्हें बचपन में इंसान जितना भी हक नहीं दिया। तो एक तरफ था एक शख्स जो समाज की सबसे ऊंची सीढ़ी से आया, दूसरी तरफ था एक शख्स जो सबसे नीचे की सीढ़ी से आया। और यही फर्क आगे चलकर इतिहास के सबसे बड़े वैचारिक टकराव की वजह बना। लेकिन यह टकराव शुरू कैसे हुआ, इसके लिए हमें समझना होगा दोनों किस चीज को भारत की सबसे बड़ी समस्या मानते थे। और यहीं से शुरू होता है असली मतभेद। आज बहुत से लोग सोचते हैं गांधी और अंबेडकर के बीच सिर्फ राजनीतिक मतभेद थे, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी थी। अंबेडकर जी का मानना था भारत की सबसे बड़ी समस्या अंग्रेज नहीं है बल्कि जाति व्यवस्था है। उनका तर्क सीधा था, अगर कल अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाएं तो क्या दलितों की जिंदगी अचानक बदल जाएगी? क्या मंदिरों के दरवाजे खुल जाएंगे? ऊंची जातियों का भेदभाव खत्म हो जाएगा? अंबेडकर जी का जवाब था नहीं, बिल्कुल नहीं। गांधी जी कहते थे पहले देश आजाद हो फिर समाज सुधार की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन अंबेडकर जी पूछते थे अगर आजादी के बाद भी सत्ता उन्हीं हाथों में चली गई जो सदियों से दलितों पर हुकूमत करते आए हैं, तो दलितों को क्या मिलेगा? उनका डर सिर्फ अंग्रेजों से नहीं था, उनका डर बहुसंख्यक सत्ता से था। अब बात करते हैं जाति व्यवस्था पर दोनों की सोच की। गांधी जी मानते थे हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था अपने मूल रूप में बुरी नहीं थी। छुआछूत एक पाप है, इसे खत्म किया जाना चाहिए। लेकिन सिस्टम के अंदर रहकर समाज का दिल बदलकर अंबेडकर जी इससे सख्त असहमत थे। उनका कहना था जाति व्यवस्था कोई गलती से बना सिस्टम नहीं है जिसे थोड़े सुधार से ठीक किया जा सके, ये धर्म ग्रंथों की जड़ों में बसी हुई है। गांधी जी कहते थे सिस्टम के अंदर रहकर सुधार करो, अंबेडकर जी कहते थे जब सिस्टम ही गलत है तो उसके अंदर सुधार की उम्मीद रखना खुद को धोखा देना है। यही वो बुनियादी फर्क था जो आगे चलकर एक राष्ट्रीय संकट बनने वाला था। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत ही।
असली विस्फोट तब हुआ जब 1931 में लंदन में एक बड़ी बैठक बुलाई गई और उसी बैठक में अंबेडकर जी पहली बार खुलेआम गांधी जी को चुनौती देने वाले थे। सर्दियों की एक सुबह, लंदन, धुंध से भरा शहर, एक भव्य हॉल में भारत के भविष्य पर बात हो रही थी। इसे नाम दिया गया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। कमरे में मौजूद थे रियासतों के राजा, धार्मिक प्रतिनिधि और देश के बड़े बड़े नेता, और एक तरफ बैठे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। गांधी जी ने दावा किया कि वो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, हर समुदाय की तरफ से। लेकिन अंबेडकर जी का जवाब साफ था। उनका कहना था, दलित समुदाय के राजनीतिक भविष्य का फैसला सिर्फ दलितों को करने का हक है, किसी और को नहीं, चाहे वो कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो। उस वक्त गांधी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक थे। करोड़ों लोग उन्हें महात्मा मानते थे। लेकिन अंबेडकर जी बिना डरे अपनी बात पर खड़े रहे। यहीं से शुरू हुआ सेपरेट इलेक्टोरेट का मुद्दा, वो मुद्दा जो आगे चलकर गांधी और अंबेडकर को इतिहास की सबसे बड़ी टक्कर तक ले जाने वाला था। लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट था क्या, और गांधी जी इससे इतना डर क्यों रहे थे? इस सवाल का जवाब भारत का इतिहास बदलने वाला था। अंबेडकर जी की मांग थी दलित समुदाय के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र, मतलब दलित अपने राजनीतिक प्रतिनिधि खुद चुनेंगे, सवर्ण हिंदुओं के वोट से नहीं। उनका तर्क था, अगर दलित नेता को सवर्ण वोटर्स चुनेंगे तो वो नेता असली मुद्दों की बजाय उन्हीं को खुश करने में लगा रहेगा। 1932 में ब्रिटिश सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया, कम्युनल अवार्ड। इसमें दलितों को सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बात मानी गई। अंबेडकर जी के लिए ये उनके वर्षों के संघर्ष का नतीजा था, लेकिन गांधी जी के लिए ये एक खतरे की घंटी थी। गांधी जी का मानना था, अगर दलितों को अलग राजनीतिक पहचान दी गई तो हिंदू समाज हमेशा के लिए दो हिस्सों में बंट जाएगा। उनके मुताबिक ये अंग्रेजों की फूट डालो राज करो नीति को और मजबूत करेगा। और यहीं से दोनों महान नेताओं का टकराव अपनी सबसे खतरनाक मोड़ की तरफ बढ़ने लगा, क्योंकि अगले ही दिन गांधी जी जेल से एक ऐसा ऐलान करने वाले थे जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देने वाली थी। यरवड़ा जेल, पुणे, सितंबर 1932। जेल की एक छोटी कोठरी। बाहर देश की राजनीति उबल रही थी, लेकिन अंदर एक आदमी ने फैसला कर लिया था। गांधी जी ने घोषणा कर दी, अगर कम्युनल अवार्ड वापस नहीं हुआ तो वो आमरण अनशन करेंगे। मतलब या तो सेपरेट इलेक्टोरेट खत्म होगा या गांधी जी की जान चली जाएगी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, खबर पूरे देश में फैल गई, गांधी आमरण अनशन पर हैं। मंदिरों में प्रार्थनाएं शुरू हो गईं। अखबार सिर्फ एक सवाल पूछ रहे थे, क्या अंबेडकर गांधी को मरने देंगे? और सबसे ज्यादा दबाव एक इंसान पर था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जरा सोचिए, आप करोड़ों लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं और अचानक पूरा देश आपको देख रहा है, जैसे फैसला आपके हाथ में हो। अगर आप झुकते हैं, आपकी मांग कमजोर पड़ सकती है। अगर नहीं झुकते, देश आपको गांधी जी की मौत का जिम्मेदार मान सकता है। कुछ जगहों से दलित बस्तियों पर हमले की खबरें भी आने लगीं। अंबेडकर जी ने बाद में खुद लिखा, यह उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला था। दोस्तों, अगर आप उस वक्त अंबेडकर जी की जगह होते तो क्या करते? अपने समुदाय के राजनीतिक अधिकारों की लड़ाई जारी रखते या गांधी जी की जान बचाने के लिए समझौता करते? कमेंट में लिखिए सिर्फ एक शब्द, अधिकार या समझौता। लेकिन जो अगले दिन हुआ उसे कुछ लोग महान त्याग कहते हैं और कुछ लोग दबाव में लिया गया फैसला। और यहीं से शुरू होती है पूना पैक्ट की कहानी। 24 सितंबर 1932। रात गहरा रही थी। कमरे में बैठे लोग थक चुके थे। मेज पर कागज रखे थे। देश की सांसें रुकी हुई थीं। और आखिरकार एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर हुए, पूना पैक्ट। इस समझौते के तहत सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग वापस ले ली गई, लेकिन बदले में दलितों के लिए रिजर्व्ड सीटों की संख्या बढ़ा दी गई, सामान्य निर्वाचन क्षेत्र के भीतर। गांधी जी ने अपना अनशन तोड़ा। पूरे देश ने राहत की सांस ली। गांधी जी ने इसे हिंदू समाज की एकता की जीत बताया।
लेकिन अंबेडकर जी के लिए ये कहानी इतनी सीधी नहीं थी। बाद के सालों में उन्होंने कई बार लिखा और कहा, यह समझौता उनकी पहली पसंद नहीं था। उनका कहना था, एक इंसान की जान बचाने के लिए उन्हें अपने समुदाय का एक बड़ा राजनीतिक हक छोड़ना पड़ा। इतिहासकार आज भी पूछते हैं, उस रात असली जीत किसकी हुई? गांधी की, अंबेडकर की, या किसी की भी नहीं? लेकिन दोस्तों, पूना पैक्ट के बाद मतभेद खत्म नहीं हुए। असल में सबसे बड़ी वैचारिक टक्कर तो अभी बाकी थी, और ये टक्कर अब राजनीति की नहीं, धर्म की होने वाली थी। पूना पैक्ट से 5 साल पहले 1927 में महाराष्ट्र के महाड़ में एक आंदोलन हुआ था। मकसद था दलितों को सार्वजनिक तालाब से पानी लेने का हक दिलाना। इस आंदोलन के दौरान 25 दिसंबर 1927 को एक और घटना हुई। अंबेडकर जी के समर्थकों ने सार्वजनिक रूप से मनुस्मृति की एक प्रति जला दी। मनुस्मृति हिंदू धर्म का एक प्राचीन ग्रंथ, जिसकी कुछ बातों को सदियों से जातिगत भेदभाव को धार्मिक मान्यता देने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। मैसेज साफ था, अगर भेदभाव की जड़ धर्म ग्रंथों में है तो लड़ाई सिर्फ सामाजिक नहीं, वैचारिक स्तर पर भी लड़नी होगी। गांधी जी इस तरीके से सहमत नहीं थे। उनका मानना था, हर धर्म ग्रंथ में अच्छी और बुरी दोनों तरह की बातें होती हैं। हमें गलत व्याख्या को नकारना चाहिए, ग्रंथ को नहीं। पूना पैक्ट के बाद अंबेडकर जी का संघर्ष और तेज हो गया। उन्होंने महसूस किया, सामाजिक बराबरी सिर्फ राजनीतिक समझौतों से नहीं आएगी। इसी सोच से उन्होंने एक ऐतिहासिक रचना लिखी, एनाइलेशन ऑफ कास्ट। इसमें उन्होंने लिखा, जाति सिर्फ काम का बंटवारा नहीं है, ये मेहनत करने वालों का बंटवारा है, जन्म के आधार पर, हमेशा के लिए। उनका कहना था, जब तक धर्मशास्त्रों की अथॉरिटी को चैलेंज नहीं किया जाएगा, सिर्फ मन बदलने से कुछ नहीं होगा। और इसी सोच ने अंबेडकर जी को 1935 में एक ऐसा बयान देने पर मजबूर किया जिसने पूरे भारत को हिला दिया। 1935 एक विशाल सभा, हजारों लोग मौजूद थे। कुछ अंबेडकर जी को सुनने आए थे, कुछ विरोध करने। अंबेडकर जी मंच पर आए। भीड़ शांत हो गई और फिर उन्होंने कहा, मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ हूं, लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। जैसे ही ये शब्द निकले, पूरे देश में हलचल मच गई। समर्थक हैरान, विरोधी नाराज, अखबार सक्रिय। पहली बार लोगों को महसूस हुआ, ये आदमी सिर्फ सुधार नहीं चाहता, ये आदमी बदलाव चाहता है, पूरी व्यवस्था का बदलाव। अंबेडकर जी का मानना था, अगर कोई धर्म इंसानों को बराबरी नहीं दे सकता तो उस धर्म के भीतर सम्मानजनक जीवन संभव नहीं। लेकिन यहां एक दिलचस्प बात है। बहुत से लोग सोचते हैं 1935 में बयान दिया और अगले दिन धर्म बदल लिया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, पूरे 21 साल। 21 साल तक अंबेडकर जी ने दुनिया के लगभग हर बड़े धर्म का अध्ययन किया। बौद्ध धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम, हर एक को परखा। वो सिर्फ आस्था नहीं देख रहे थे, वो देख रहे थे कौन सा रास्ता इंसान को बराबरी देता है, कौन सा रास्ता सम्मान और आत्मसम्मान देता है। और आखिर में उनकी यात्रा उन्हें बुद्ध तक ले गई। लेकिन उस फैसले से पहले एक और बड़ा मोड़ आना था, जहां इतिहास में एक अनोखी बात हुई। गांधी और अंबेडकर फिर एक साथ आए, लेकिन इस बार एक नया भारत बनाने के लिए। 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हुआ। अब सवाल था, नए भारत की नींव कौन रखेगा? और यहां एक चौंकाने वाला फैसला हुआ। नेहरू सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान की मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया। वही अंबेडकर जिन्होंने वर्षों कांग्रेस और गांधीवादी सोच की आलोचना की थी, वही अंबेडकर जिन्हें कभी स्कूल में पानी छूने की इजाजत नहीं थी, अब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का संविधान लिख रहे थे। संविधान में समानता का अधिकार, छुआछूत पर प्रतिबंध और सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण जैसे प्रावधान शामिल किए गए। ये वही स्ट्रक्चरल चेंज था जिसकी बात अंबेडकर जी हमेशा करते थे। लेकिन कहानी यहां भी पूरी तरह हैप्पी एंडिंग नहीं है। 1951 में अंबेडकर जी ने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया।
वजहों में से एक थी हिंदू कोड बिल को लेकर असहमति। ये बिल महिलाओं को संपत्ति और तलाक से जुड़े अधिकार देने के लिए लाया गया था, लेकिन संसद ने इसे उस रूप में पास नहीं किया जैसा अंबेडकर जी चाहते थे। यानी संविधान निर्माता के तौर पर उन्हें सबसे बड़ा सम्मान मिला, लेकिन सत्ता के अंदर रहकर भी वो अपने सारे विचार लागू नहीं करवा सके। और यही निराशा उन्हें उस बड़े फैसले की तरफ ले गई जिसकी हमने पिछले चैप्टर में बात की थी। और अब वो पल आता है जब अंबेडकर जी अपने 21 साल के इंतजार को एक ऐतिहासिक फैसले में बदलते हैं। 14 अक्टूबर 1956, नागपुर। एक विशाल मैदान, जहां तक नजर जाती लोग ही लोग, हजारों नहीं लाखों। मंच पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सालों का संघर्ष, सालों का दर्द आज एक फैसले में बदलने वाला था। और फिर वो पल आया। अंबेडकर जी ने औपचारिक रूप से बौद्ध धर्म अपना लिया और उनके साथ लाखों लोगों ने भी। भारत के इतिहास में शायद ही कभी इतने बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन हुआ हो। बौद्ध धर्म को उन्होंने इसलिए चुना क्योंकि इसमें जाति व्यवस्था को कोई धार्मिक मान्यता नहीं है। ये बराबरी, करुणा और तर्क पर आधारित है। इस घटना के सिर्फ 2 महीने बाद 6 दिसंबर 1956 अंबेडकर जी का निधन हो गया। यानी उनकी जिंदगी का आखिरी बड़ा कदम उनकी पूरी विचारधारा का सार था। अगर सिस्टम बराबरी नहीं देता तो सिस्टम बदल दो, चाहे वो धर्म ही क्यों ना हो। गांधी जी का निधन इस घटना से 8 साल पहले 1948 में ही हो गया था। तो सवाल ये है, अगर गांधी जी ये घटना देखते तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होती? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इतिहास में दर्ज नहीं है, लेकिन ये हमें आज के भारत की तरफ ले जाता है। आज 2026 में गांधी जी और अंबेडकर जी दोनों भारत की राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा हैं। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। हर भारतीय नोट पर उनकी तस्वीर है। अंबेडकर जी को बाबा साहेब कहा जाता है। उन्हें भारत रत्न मिला और संविधान निर्माता का सम्मान। लेकिन इनकी लेगेसी को लेकर आज भी भारत में अलग अलग नजरिए मौजूद हैं। एक तबका मानता है गांधी जी का सर्वोदय और सबको साथ लेकर चलने वाला रास्ता आज भी सही दिशा है। दूसरा तबका मानता है अंबेडकर जी का संवैधानिक अधिकार वाला रास्ता ही असली बुनियाद है, क्योंकि बिना कानूनी हक के सिर्फ अच्छे विचारों से बराबरी नहीं आती। और एक तीसरा नजरिया भी है जो कहता है ये बनाम वाला नजरिया ही गलत है। शायद दोनों एक ही मंजिल की तरफ 2 अलग रास्तों से जा रहे थे। तो अब उस सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने ये वीडियो शुरू किया था। कौन सही था? ईमानदारी से कहें तो शायद ये सवाल ही अधूरा है। अगर आप पूछें रणनीति किसकी ज्यादा कारगर थी, तो दोनों तरफ तर्क मौजूद है। गांधी जी की रणनीति ने आजादी की लड़ाई को एक जन आंदोलन बनाया। अंबेडकर जी की रणनीति ने संवैधानिक स्तर पर ऐसे अधिकार दिए जिनकी वजह से आज करोड़ों लोग शिक्षा और रोजगार तक पहुंच पाए हैं। अगर आप पूछें किसकी पीड़ा ज्यादा सच्ची थी, ये सवाल नापने वाला नहीं है। अगर आप पूछें किसका विचार आज ज्यादा जरूरी है, तो जवाब है ये इस पर निर्भर करता है कि आप किस समस्या को सुलझाना चाह रहे हैं। अगर समस्या है समाज में नफरत और भेदभाव की भावना को कम करना, तो गांधी जी का हृदय परिवर्तन वाला विचार काम का है। अगर समस्या है सदियों से दबे हुए तबकों को बराबरी का मौका देना, तो अंबेडकर जी का संवैधानिक अधिकार वाला विचार जरूरी है। शायद दोनों एक ही मरीज यानी समाज का इलाज कर रहे थे। एक डॉक्टर कह रहा था लंबी थेरेपी से ठीक होगा, दूसरा डॉक्टर कह रहा था अभी इस वक्त सर्जरी की जरूरत है वरना देर हो जाएगी। दोनों डॉक्टर अपनी अपनी जगह सही थे और दोनों के तरीकों में कमियां भी थीं अपनी अपनी जगह। असली सच ये है, भारत जैसे देश को हजारों साल पुरानी सामाजिक संरचनाओं से लड़ने के लिए सिर्फ एक रास्ते से नहीं बदला जा सकता। और शायद यही वजह है कि आज भारत के संविधान में, जो अंबेडकर जी की देन है, और भारत की राष्ट्रीय भावना में, जिसमें गांधी जी का अहिंसा और सर्वधर्म समभाव का विचार आज भी जिंदा है, दोनों एक साथ मौजूद है। तो दोस्तों, ये थी गांधी जी और अंबेडकर जी की कहानी। सिर्फ हीरो और विलन के चश्मे से नहीं, बल्कि उन तमाम फैक्ट्स और परिस्थितियों के साथ जिन्होंने आज के भारत को आकार दिया।
अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आप 1932 में होते, पूना पैक्ट के वक्त, तो आप किसके साथ खड़े होते? गांधी जी के साथ या अंबेडकर जी के साथ? और क्यों? अपना जवाब कमेंट में लिखिए, मैं हर कमेंट पढ़ता हूं। याद रखिए, इतिहास को समझना किसी पक्ष को चुनना नहीं होता। इतिहास को समझना सच के जितना करीब पहुंचना होता है। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया, तो इसे लाइक कीजिए, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो इतिहास में दिलचस्पी रखते हैं। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आगे हम ऐसे ही और कई अनकहे इतिहास लेकर आने वाले हैं, पूरे फैक्ट्स के साथ, बिना किसी एक तरफ झुके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।